हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जिसका नाम है सीधी बात नो बकवास। ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है और इस पर हम जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिकों पर बातचीत कर रहे हैं। कल हमने बातचीत की थी दिल्ली सल्तनत पर और दिल्ली सल्तनत में ही हम कुछ आगे बढ़ा रहे हैं टॉपिक को। और आज हमारा जो इसमें एक हम शासक जो है कल हमने उसमें आपकी दिल्ली सल्तनत में हमने 5 राजवंशों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारा पहला था गुलाम वंश या ममलूक वंश, दूसरा हमारा खिलजी वंश था, तीसरा हमारा तुगलक वंश था, फिर सैयद वंश था, फिर हमारा लोधी वंश था। तो हमने कल जो है राजवंशों पर बातचीत की थी। आज उन्हीं राजवंशों में से हम कुछ शासकों पर भी बातचीत करेंगे। तो हमारा जो पहला राजवंश था जिसका नाम था हमारा गुलाम या इसी को हम कहते हैं ममलूक वंश। ये हमारा गुलाम या ममलूक वंश है। इसी गुलाम वंश और ममलूक वंश के जो संस्थापक थे हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। वो है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या है हमारा नाम है शासक का? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका टाइम पीरियड है 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक। याद रखिएगा, लिखते चलिएगा मेरे साथ, नोट करते हुए चलिएगा। तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित जो भी आपके एंगल होंगे उन एंगलों को हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक था ये आपका दिल्ली सल्तनत का हम इसको संस्थापक भी कह सकते हैं, साथ ही साथ हम गुलाम या ममलूक वंश का संस्थापक भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को आप दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कह सकते हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत का आपका संस्थापक भी हो जाएगा। साथ ही साथ गुलाम वंश कहिए या दास वंश कहिए या इसे ममलूक वंश कहिए, तो आपका उसका भी संस्थापक कौन हो जाएगा? हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में चर्चा करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं इसकी उपाधियों के बारे में। तो इसकी उपाधि है लाल बख्श। इनकी उपाधियों पर चर्चा करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियों पर चर्चा करेंगे। तो पहली उपाधि है इसकी लाल बख्श, ठीक है। सॉरी, लाख बख्श। क्या कहते हैं हम इसको? लाख बख्श। लाल बख्श नहीं, लाख बख्श। क्या कहते हैं? लाख बख्श कहते हैं। लाख बख्श का सीधा सा अर्थ यह है कि लाखों का दान करने वाला जो व्यक्ति है उसी को किस उपाधि से नवाजा गया है? लाख बख्श के नाम से नवाजा गया है। अगला है इसी की उपाधि, दूसरी उपाधि है पील बख्श, ठीक है। लाख बख्श और पील बख्श ये हमारी क्या है? कुछ उपाधियां हैं जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए आइए अगली बातचीत करेंगे और कौन सी उपाधि दी गई थी। तो हम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को एक और उपाधि देते हैं कुरान ख्वां की उपाधि भी दी जाती है। क्यों दी जाती है कुरान ख्वां की उपाधि? क्योंकि आपका जो है जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये कुरान की जो आयतें होती हैं, जो कुरान लिखी होती है और जो उनको पढ़ा जाता है तो उनको क्या बोला जाता है? आयतें बोला जाता है। तो कुरान की आयतें जो है बहुत अच्छे से गाता था, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सी उपाधि दी गई? कुरान ख्वां की उपाधि दी गई है, ठीक है। तो नोट करते हुए चलिएगा मेरे साथ, ये स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा आप सभी लोग। बात करते हैं अब आगे। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। कुतुबुद्दीन गद्दी पर कब बैठता है हम इसकी चर्चा करेंगे। तो कुतुबुद्दीन जब गद्दी पर बैठता है दिल्ली की गद्दी पर तो 12 जून 25 जून है लगभग, याद रखिएगा 25 जून 1206 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर, मतलब दिल्ली कह रहे हैं, मतलब 1206 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत की यानी इस पे यहाँ पर गद्दी पर बैठता है, ठीक है। क्यों गद्दी पर बैठता है इसके बारे में थोड़ी सी और बातचीत करेंगे। दिल्ली गद्दी पर मतलब यानी 1206 ईस्वी गद्दी पर बैठा। थोड़ी सी बातचीत करते हैं
जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था आपका, याद रखिएगा, ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। मोहम्मद गोरी जब भारत पर आक्रमण करता है और तराइन के पहले युद्ध में हार जाता, तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के साथ था। और याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था। तो मोहम्मद गोरी के कोई पुत्र ना होने के कारण जो उसने यहाँ साम्राज्य जीता, उसके और भी गुलाम थे, जैसे यल्दौज था, कुबाचा था, ठीक है, और साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये भी मोहम्मद गोरी के क्या थे? गुलाम थे। तो जब गोरी जो है यहां से लौट के जाता है, भारत से लौटकर, तो यहाँ के साम्राज्य का बंटवारा करता है, और जो दिल्ली की गद्दी यानी यहाँ भारत वाले क्षेत्र की जो गद्दी है वो किसको सौंप के चला जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर चला जाता है। तो याद रखिएगा कि मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। आगे हम बातचीत करेंगे, ठीक है। ये सिंहासन पर बैठता है, यहां तक नोट कर लीजिएगा, ठीक। सिंहासन पर बैठने के बाद इसने क्या किया? कुछ और उपाधियां धारण की, हम देखेंगे वो कौन कौन सी उपाधियां थी। तो सिंहासन रोहण के बाद ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, ठीक है, ये की पॉइंट हम देखेंगे। सिंहासन रोड यानी सिंहासन पर बैठने के बाद ऐबक ने सुल्तान की उपाधि के बजाय मलिक एवं सिपह सलार की उपाधि धारण की, ठीक है। याद रखिएगा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जैसे सिंहासन रूढ़ होता है यानी सिंहासन पर बैठता है, इसके बाद वो क्या करता है कि सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता है, ठीक है। जैसे आपके देखेंगे सल्तनत में देखेंगे तो जब भी होता है कोई राजा बनता है तो कैसी उपाधि धारण करता है? सुल्तान की उपाधि धारण करता है। पर ऐबक जो था वो सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता है। सुल्तान की उपाधि के बजाय वो कौन सी उपाधियां धारण करता है? तो मलिक एवं सिपह सलार की उपाधि उसने धारण की थी। नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते हुए मेरे साथ चलिएगा। चलिए आगे इसने क्या किया? इसने जो अपनी राजधानी है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी, ठीक है, लाहौर को बनाया। किसको बनाता है? ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया? लाहौर को बनाया, ठीक है। याद रखिएगा, ये पॉइंट भी याद रखिएगा शुरू में कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी राजधानी है वो किसको बनाता है? लाहौर को बनाता है। तो नोट करते हुए चलिएगा। आगे जो है देखेंगे कि ये क्या करता है, इसने क्या किया कि जो है कुछ और इसके हम काम देख लेते हैं। इसकी मृत्यु तो हम देख लेंगे, ठीक है, पर कुछ हम देख ले, जैसे इसकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है तो ऐबक की जो मृत्यु है, ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान क्या है? घोड़े में बैठकर गेंद को इधर उधर किया जाता है, तो वही चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई, ठीक है। तो ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। नोट कर लीजिएगा, मेरे साथ नोट करते हुए चलिएगा तो आपको भी मजा आएगा। चलिए आगे बात करते हैं, तो इसके कुछ काम देख लेते हैं। चलिए इसका नोट कर लिया होगा आपने, आगे देखते हैं, इसके कुछ काम देख लेते हैं। चलिए, तो इसके कुछ काम क्या है
दिल्ली में इसने क्या किया, एक मस्जिद का निर्माण करवाता है। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम, ये आपकी पॉइंट याद रखिएगा। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, याद रखिएगा। कुब्बत उल इस्लाम, इस मस्जिद का क्या नाम है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। और कहां करवाता है, दिल्ली में करवाता है। ठीक है, और एक की पॉइंट इसका याद रखिएगा, इसी जो कुब्बत उल इस्लाम जो ये मस्जिद है, ये मस्जिद आपकी इस्लामी पद्धति पर आधारित प्रथम मस्जिद मानी जाती है। याद रखिएगा, ये जो मस्जिद है इस्लामी पद्धति पर आधारित प्रथम मस्जिद। याद रखिएगा, कुब्बत उल इस्लाम जो मस्जिद है ये इस्लामी पद्धति पर आधारित प्रथम मस्जिद मानी जाती है। तो नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। और क्या करवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, एक महत्वपूर्ण, आपसे पूछा भी गया है कई बार पेपर में, तो देखेंगे कुतुब मीनार का निर्माण कार्य। कुतुब मीनार, आप दिल्ली में जाएंगे तो कुतुब मीनार आपको देखने को मिलती है, दिल्ली में ही। कुतुब मीनार कहाँ है, तो दिल्ली में है। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐबक ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया पर पूरा नहीं करा पाता है। पूरा हम देखेंगे आगे, जो हमारा इल्तुतमिश है उसने निर्माण कार्य इसका पूरा करवाया, पर कार्य प्रारंभ करवा देता है। और ये जो कुतुब मीनार है, ये आपकी जो कुतुब मीनार है, ये एक ख्वाजा संघ थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था हमारा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनकी याद में क्या बनाए जाते हैं, ये कुतुब मीनार बनाए जाते हैं। उनका नाम क्या है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, जो कुतुब मीनार है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया। ये याद रखिएगा, बिल्कुल की पॉइंट है। और यह हमसे परीक्षा में पूछा भी गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ करवाया, तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ करवाया, हमारा ऐबक ने। किसने, ऐबक ने, याद रखिएगा। ठीक है, हम ये ऐबक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर ऐबक। ठीक है, याद रखिए, ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। अभी हम देखेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे कि इस कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य, यानी कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाता है, तो इल्तुतमिश। चाहे तो मैं यहीं पर की पॉइंट में लिखे दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, पूर्ण कराया, किसने पूर्ण कराया, तो इल्तुतमिश ने। आगे हमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो कुतुब मीनार का जो पूर्ण कराएगा वो कार्य कौन पूर्ण कराएगा, इल्तुतमिश पूर्ण कराएगा। पर इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किसने करवाया कुतुब मीनार का, तो किसने प्रारंभ करवाया, ऐबक ने आपका प्रारंभ करवाया। तो याद रखिएगा, आगे हम आपका पढ़ेंगे इल्तुतमिश, तो वहां देखेंगे कब निर्माण कार्य। और इस कुतुब मीनार का अपना एक इतिहास है। ठीक है, निर्माण कार्य ऐबक ने पूरा करवाता, शुरुआत ऐबक ने की, और पूर्ण किसने करवाया, इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया। फिर इसमें क्या होता है कि एक मंजिला और बढ़ाया जाता है, यानी कुछ बिजली गिर जाती है, तो वहां फिरोज तुगलक का भी नाम आता है। फिर अंत में देखेंगे कि और इसमें एक और शासक सिकंदर लोधी, जब लोधी वंश का आता है, तो वहां पर भी तो ये 4 शासक जो होते हैं ये थोड़े थोड़े काम करवाते हैं। लेकिन हम 2 को याद रखते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किसने करवाया, तो ऐबक ने करवाया।
और पूर्ण किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया, ये याद रखिएगा। आई होप बच्चों आपने समझा होगा। तो हमने बात की आज कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जिनका टाइम पीरियड देखा 1206 से लेकर 10 तक ईस्वी के बीच में था, और उनके कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट थे, हमने उसके बारे में चर्चा की। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब जो है इसे लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अन्य क्लासों के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने मित्रों के साथ। तो मिलते हैं आपसे, अब हम इसी से आगे बातचीत करेंगे। अब हमने जैसे कुतुबुद्दीन के बारे में हमने देख लिया, समझ लिया। अब हम अगली चर्चा करेंगे, इल्तुतमिश पर चर्चा करेंगे। इसी तरह दिल्ली सल्तनत के जो महत्वपूर्ण शासक होंगे, सुल्तान होंगे, उन सभी की चर्चा हम इसी क्लास के तहत करेंगे। तो मिलेंगे आप सब कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।